नमस्कार, डिजाइना विशेष में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण मुरारी मोघे। मोघे साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्यकर्ता, चाहे वे किसी भी दल से संबंधित हों, कृष्ण मुरारी मोघे जी को जानते हैं। वैसे तो कृष्ण मुरारी मोघे संगठन के आदमी माने जाते हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लगाया है। 1987 से वे इंदौर संभाग के संगठन मंत्री रहे हैं। उसके बाद मध्य भारत के संगठन मंत्री रहे वो लगभग 96 तक, जब उन्होंने ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर संभागों का दायित्व संभाला, इंदौर सहित। और उसके बाद वे 2002 तक अविभाज्य मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री रहे। मोघे जी की वरिष्ठता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय को पहला विधानसभा का टिकट मोघे जी ने ही दिया था। मोघे जी सांसद रहे हैं खरगोन से, इंदौर के महापौर रहे हैं और आज भी उनका पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समर्पित है। कार्यकर्ता गढ़ने का काम करते हैं, विचार को बढ़ाने का काम वो करते हैं। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल रहा है और अनेक पदों पर रहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। फिलहाल वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं, कोरोना की परिस्थितियां हैं। पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, उससे मध्य प्रदेश और इंदौर भी अलग नहीं है। लेकिन अब 40 दिन बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ये लॉकडाउन कब तक होगा, कब तक हमें घर पर ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा, कब तक काम धंधे रोजगार बंद रहेंगे, कब तक बाजार बंद रहेगा और कैसे आर्थिक दिनचर्या चलेगी, कैसे गृहस्थी की गाड़ी चलेगी, कैसा जीवन चलेगा। ये चिंताएं भारत के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक है। और इसलिए जो आप सड़कों पर रेला देख रहे हैं ना, मजदूरों का, जो 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200-1500 किलोमीटर पैदल चलते हुए अपने गांव पहुंचना चाहते हैं, वो हुजूम इसलिए है कि लोगों को अब अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं रहा है। इसलिए ऐसे समय में एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति के साथ डिजाइना न्यूज़ बात करना चाहता है और ये जानना चाहता है कि इस अंधेरी सुरंग का आखिर रास्ता कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा और कब निकलेगा। मोघे जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मोघे जी, जैसा कि मैंने कहा, वस्तु परिस्थितियां जो हैं उनसे आप वाकिफ हैं। ये जो माहौल है इसमें लॉकडाउन का एक लंबा दरमियान गुजर गया है और अभी जब हम आप आपस में चर्चा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी देश भर के मुख्यमंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री के साथ एक बड़ा विचार विमर्श कर रहे हैं कि लॉकडाउन 3 का भी कैसे हम खोलें। मैं सिर्फ अगर इंदौर की बात करूँ, आपको इंदौर को, चूँकि आप इंदौर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, महापौर रहे हैं, इंदौर की गली गली से आप वाकिफ़ हैं, इंदौर की तासीर, इंदौर की पहचान, इंदौर की संस्कृति से आप जानते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इंदौर को खोलने के बारे में सोचें। क्या प्लान आपके दिमाग में है? नहीं, देखिए, ये महामारी है और महामारी से केवल हिंदुस्तान नहीं, इंदौर नहीं तो पूरा विश्व जूझ रहा है। और अनुभव जो 40 दिन का है वो ये बताता है कि आइसोलेशन ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। आज अगर भारत अन्य देशों की तुलना में इसको कंट्रोल कर सका है तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो आइसोलेशन का निर्णय, सारी गतिविधियां बंद करने का सामान्य निर्णय नहीं था, बहुत डैशिंग का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। अगर कहीं रेलें, प्लेन ये सारे चालू रहते तो क्या स्थिति होती, क्योंकि ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आज अमेरिका है या अन्य जो देश हैं उनकी तुलना में हम मेडिकल सुविधाओं में और मेडिकल के बारे में, लोगों के अवेयरनेस के बारे में बहुत पीछे हैं। किंतु उसके बावजूद भी इस महामारी को हम इतना अगर रोकने में कामयाब हुए हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण ये आइसोलेशन को जो अपनाया, लॉकडाउन जो हिम्मत करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर लागू किया, वो बहुत बड़ा 40 दिन हो गए हैं।
अब धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां भी संचालित तो करना पड़ेंगी ना। देखिए, उस दिशा में कदम बढ़ाना, मैं समय समय के ऊपर इन मुद्दों को उठाता रहा हूँ। और लॉकडाउन एकदम नहीं खोला जा सकता, ऐसा मेरा भी मत है, क्योंकि जब तक इसका कोई न कोई वैक्सीन तैयार नहीं होता तब तक आइसोलेशन के अलावा दूसरा इसका उपचार नहीं है। वो अगले साल सितंबर में होगा, 2021 और इसलिए इसको ग्रेजुअली खोलना। आप देखें कि इंदौर के अंदर ही शुरुआत में 2 दिन तक दूध तक की व्यवस्था बंद थी, किंतु दूध की व्यवस्था की, और दूध की व्यवस्था करने के बाद में वो सफलता के साथ में आज चल रही है। थोड़ा आगे बढ़ के सब्जियों की व्यवस्था की, और मैं समझता हूँ कि उसके भी रिपरकशन अच्छे ही आए हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तीसरी बात, किसानों के हिसाब से हमने जितनी उप मंडियाँ हैं वो चालू करने का आग्रह किया, प्रशासन ने उसको चालू किया है, और उसके भी रिपरकशंस, उसके भी परिणाम ये अच्छे हैं। और इसलिए अभी मैंने 2-3 दिन पहले माननीय कमिश्नर आकाश जी त्रिपाठी जी से बातचीत की। मैंने कहा कि आप अपील करिए अपने मीडिया से, सामाजिक संस्थाओं से, कि हम लोगों को इस बारे में अवेयरनेस लाएं कि लॉकडाउन में, अपने कोरोना के साथ में हमको कुछ समय तक जीना है, और इसलिए हम किस ढंग से रहें, इस बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि गतिविधियाँ ये धीरे धीरे प्रारंभ होगी, क्योंकि एकदम जब आया तो शुरुआत में आपने भी देखा, मैं डिजाना न्यूज़ का भी इस समय धन्यवाद देता हूँ कि उसने तमाम मुद्दे लगातार बार बार उठाते रहे, और उसका परिणाम रहा कि जो हमारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं थी, जो क्वारंटाइन करके लोग रखे हुए थे वो व्यवस्थाएं थी, इनके अंदर बहुत परिवर्तन आया। आज जहाँ मेरे को शिकायती रोज़ 10, 20, 25 फ़ोन आते थे, आज उसकी संख्या लगभग नगण्य है। तो एकदम आने के कारण आज ग्रामीण इलाकों में तो थोड़ा थोड़ा खोला है, और इसलिए मैंने जैसा कहा कि इसको ग्रेजुअली ही हमने बढ़ाना पड़ेगा। अगर इस लॉकडाउन को एक साथ खोला गया तो मैं समझता हूं कि जो 40 दिन का लॉकडाउन है उसके परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में आज कहना कठिन होगा। पर मोघे जी, क्या ये इस तरह की प्लानिंग नहीं की जा सकती कि हम हफ्ते बार कुछ बाजार खोलें? जैसे हम तय कर दें कि सोमवार को केवल सियागंज खुलेगा, मंगलवार को जवाहर मार्ग की दुकानें खुल जाएंगी, बुधवार को विजयनगर खुल जाएगा, या इस तरह का हम क्षेत्रवार खोल दें। और उसमें हम ऐसा प्लान कर दें कि जब तिलक नगर का बाजार खुलेगा तो उसमें तिलक नगर पलासिया क्षेत्र के ही लोग आ पाएंगे, एरोड्रम से कोई नहीं आएगा, तो भीड़ भी नहीं होगी, और धीरे धीरे गतिविधियां भी संचालित होने लग जाएंगी, लोगों को जो परेशानी हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। उस विषय के ऊपर सोच रहे हैं, प्रशासन से भी मेरी लगातार बात हो रही है। इंदौर के अंदर लगभग 300 एरिया ऐसे हैं जो कोरोना से इफेक्टेड है। अब इसमें कहीं 1-2 भी मरीज हैं तो भी मैं उसको इफेक्टेड मानता हूं, और कहीं 25 है तो भी वो इफेक्टेड है, क्योंकि फैलने की प्रक्रिया तो 1 से भी 21 पे पहुंच सकती है। और इसलिए ये 300 स्थानों को छोड़कर जो बाकी स्थान है जहां एक भी पेशेंट नहीं है, जिसको हम ग्रीन बेल्ट कह सकते हैं, तो मैंने इस बारे में प्रशासन से बातचीत की है कि ये जो ग्रीन बेल्ट है इस पे आप ट्रायल करिए। शुरुआत में हम 2 घंटे 3 घंटे को खोलें, और उसके परिणाम क्या आते हैं, अगर अच्छे परिणाम आते हैं तो उस श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। तो इस ढंग से हम लॉकडाउन को खोलने का धीरे धीरे प्रयत्न करें, ऐसा मैंने बात कही है। जहाँ तक इंदौर का सवाल है, तो जहाँ 13% लोग इफेक्टेड निकलते थे वो आज घट के 4.5% के ऊपर आए। मैं समझता हूँ वो दिन भी दूर नहीं कि ये हमारी संख्या और भी घट जाएगी, और जो ठीक होने का प्रतिशत है, जो लॉकडाउन के अंदर क्वारंटाइन करके रखे गए थे, वो भी आज ठीक होने का प्रतिशत 48% के ऊपर बढ़ा है। तो मैं आशावादी हूँ, आशा के साथ में देखता हूँ, और ऐसा मैं समझता हूँ कि ये जो 48% हमारी संख्या गई है, शायद आने वाले सप्ताह के अंदर ये 70% के आसपास भी जाए। इस समय में इंदौर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लॉकडाउन का जिस ढंग से पालन किया, प्रशासन का सहयोग किया, वो उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस
सुधार की प्रक्रिया के अंदर हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और वैसे ही जो इफेक्टेड लोग थे, जो बस्तियां हैं, जिस मजदूरों की आपने बातचीत की, आज मैं समझता हूं केवल 25,000 पैकेट तो नगर निगम के द्वारा उन लोगों के अंदर वितरण करने की व्यवस्था है। और हमारी सामाजिक संस्थाएं भी, एक नाम का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि मुकुट मांगलिक भवन में आज जो बाहर रोड के ऊपर जा रहे हैं, इनको लगभग 4,000 पैकेट वो तैयार कर रहे हैं, जो रोज़ हाईवे के अंदर ऊपर वितरित किया जाता है। हमारे कमल जी लड्डा 3,000 पैकेट्स वो नगर निगम को दे रहे हैं, और बाकी संस्थाओं को ये लगभग 2-2.5 हज़ार पैकेट दे रहे हैं। ऐसी तमाम संस्थाएं जो लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं, और मैं समझता हूं कि उनके सहयोग के कारण जो एक सामान्य वर्ग को, गरीब वर्ग को जो तकलीफ थी, उसमें को बहुत कुछ निजात है। मैंने कल ही डीआईजी साहब से बातचीत की है। मैंने कहा कि आप बात करिए, और आपने उस दिन कहा था कि अगर हम कंट्रोल की दुकानें खोलेंगे तो इसको संभालना कठिन होगा, तो हम हर वार्ड के अंदर आपको 4 से 8 लोग ऐसे नाम दे सकते हैं कार्यकर्ताओं के, पार्षद के साथ में, कि जो इसको व्यवस्था को संभालेंगे। और अगर ये चालू हो गया तो बहुत कुछ निजात गरीब वर्ग के लिए इसके कारण होगी, ऐसा मेरा मानना है। उन्होंने कहा कि मैं आजकल में ही प्रशासन के बाकी लोगों के साथ में बैठक करके इसके ऊपर निर्णय लेंगे। इसलिए लॉकडाउन खोलने की हम दिशा में बढ़ रहे हैं, किंतु उसको जिस ढंग की महामारी है एकदम नहीं खोला जा सकता। मान लिया मैंने, एकदम नहीं खोला जा सकता, लेकिन बाईपास से संबंधित जो इलाके हैं, बाहरी इलाके हमारे इंदौर का, आउटर इंदौर जिसको हम बोलते हैं, वह बहुत सारे निर्माण कार्य अभी रुके पड़े हुए हैं। कुछ आईडीए का निर्माण कार्य है, कुछ लोक निर्माण विभाग का निर्माण कार्य है, 2-2, 3-3 ब्रिज बन रहे थे, आईडीए की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चालू थे, और भी बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स इस समय आउटर इंदौर में चल रहे हैं। क्या ये संभव है कि हम उन प्रोजेक्ट्स को क्रेडाई के साथ मिलके, क्रेडाई के साथ एक समझौता हो और क्रेडाई के साथ मिलके आप उसको शुरू करवा दें, और मजदूर जो पलायन कर रहे हैं उनको भी काम मिल जाएगा, और जो डिस्टेंस का, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, या मास्क पहनने का पालन करना है, या सैनिटाइजर रखना है, वो ठेकेदार को जिम्मेदारी दे दी जाए कि भाई आप ये सब व्यवस्था करके काम करवाएं, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आर्थिक रफ्तार भी आएगी, और बाईपास पे जो लोग बिना पैसे के पैदल पैदल चल रहे हैं उनको काम मिल जाएगा। नहीं, देखिए, 2 विषय पिछली बार प्रशासन के साथ में जो बैठक थी रेसिडेंसी में, उसमें हमने रखे थे। पहला विषय तो ये था कि कई फैक्ट्रियों को तैयार माल पड़ा है, और उनको निकालने की परमिशन न होने के कारण वो माल खराब होने की भी संभावना और मार्केट में कमी की भी संभावना है। और इसलिए आपको ये बताते हुए मेरे को प्रसन्नता है कि लगभग 500 करोड़ रुपए का माल ये पिछले 10 दिन के अंदर इन फैक्ट्रियों से जो तैयार था उसको निकलने की परमिशन मिली, और उसके कारण मार्केट के अंदर आप देखें कि इतना तकलीफ होने के बाद में भी किसी बात का अभाव या महंगाई नहीं बढ़ी, और सरकार को भी उसमें से फ़ायदा हुआ। 500 करोड़ रुपए का माल निकला तो लगभग 70 करोड़ रुपए की रेवेन्यू ये सरकार को भी प्राप्त हुई। उसी दिन मैंने जो आउटर एरिया की फैक्ट्रीज हैं उनको चालू करने की बात की थी, और मैंने कहा कि उसमें आप सख्त हिदायत दें, बीच बीच में उसका इंस्पेक्शन हो कि उनके मजदूरों के साथ में ठीक से सैनिटाइज होने की व्यवस्था, अंदर फैक्ट्री के अंदर सैनिटाइज की व्यवस्था ये ठीक है कि नहीं, इसका इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। किंतु हमने उद्योग चालू करना चाहिए, और इसलिए आउटर उद्योगों को परमिशन मिली। वैसे ही मैंने कहा कि बिल्डर्स का जो काम है इसमें 5-25 मजदूर ही काम करते हैं, कोई 100-200 मजदूर काम करते नहीं, और इसलिए अगर हम बिल्डर्स को भी स्वीकृति देंगे तो उसमें से बाकी सरिया है, सीमेंट है, रेती है, इन सब कारोबार को भी काम मिलेगा और लेबर को काम मिलेगा। उन्होंने कहा था कि इसका हम परीक्षण कर लेते हैं, और परीक्षण करने के बाद में इस दिशा में हम जरूर सोचेंगे। सवाल ये है कि इन सब बातों के ऊपर निर्णय प्रशासन ने लेना। अब इसमें से ये भी बात उठ सकती है कि क्या हम राजनीतिक लोग प्रशासन के अनुसार चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर है, हम उनको सुझाव दे सकते हैं। अगर कोई भी बात के परिणाम कहीं मान लो खराब होते हैं तो उसके लिए जवाबदारी भी उनकी, और इसलिए हम ये चीज़ नहीं कर सकते कि ये आप करिए, किंतु सजेस्ट कर सकते हैं। और अभी तक जो सजेशन दिए हैं
उन सजेशंस को प्रशासन ने बराबर माना है और मैं समझता हूँ कि आने वाले सप्ताह में लॉकडाउन में काफ़ी कुछ सहूलियतें, अन्य कामों को स्वीकृति देने का आपको परिणाम दिखेगा। पर मोगे जी, आपकी बात सही है कि प्रशासन को ही अंतिम निर्णय लेना है, प्रशासन सरकार के संपर्क में आकर अंतिम निर्णय लेगी, लेकिन जो जनप्रतिनिधि की भूमिका है, इस समय जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे। एक दो जनप्रतिनिधि बात छोड़ दी जाए तो आपकी पार्टी के जनप्रतिनिधि भी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी, उनकी कहीं कोई भूमिका दिखाई नहीं दे रही। दूसरा, चुनाव में जनप्रतिनिधि को जाना है, जो लॉकडाउन में और दूसरी सब चीज़ों में जो परेशानी हुई है, जो जिसको घर पे खाना नहीं मिला, जिसके पास रोजगार नहीं, इसका काम छिन गया है, उसको जनप्रतिनिधि को वो सवाल करेगा, जनप्रतिनिधि तक जवाब नहीं दे पाएगा। तो जनप्रतिनिधि की भी कुछ भूमिका इस वक्त परिभाषित होनी चाहिए और निर्धारित होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि 25,000 पैकेट जो नगर निगम के द्वारा बांटे जा रहे हैं, उसकी 90% व्यवस्था हमारे पार्षद ही संभाल रहे हैं और उनकी जो टीम है उसके द्वारा ये वितरण किए जा रहे हैं। तो पार्षद आखिरकार जनप्रतिनिधि है। दूसरा, अभी तक प्रशासन के साथ में जनप्रतिनिधियों की ये 2-3 बैठकें हो गई हैं और वहाँ जो यूनानिमस हम सब लोगों, सब प्रकार के लोग थे, क्योंकि आज जो संकट है महामारी का, इसमें किसी राजनीतिक दल का विचार नहीं करना चाहिए। और ये मेरे को प्रसन्नता है कि दोनों तीनों बैठकों में सब जनप्रतिनिधि आए, हर पार्टी का ने प्रतिनिधित्व किया और सामान्यतः जो निर्णय वहाँ हुए, जिसके ऊपर सहमति हुई, वो यूनानिमस हुए, उसमें कहीं मतभेद नहीं थे। ये बहुत अच्छा इंदौर की विशेषता भी और अच्छा लक्षण भी मैं इसको मानता हूँ। तो सारे लोगों ने मिलके ही जिन जिन बातों के ऊपर हम पहुँच गए, जैसे 10 दिन पिछली बार लॉकडाउन बढ़ाने की बात हुई, तो ऐसा नहीं कि केवल प्रशासन ने बढ़ा दी, उसमें हमारे सारे जनप्रतिनिधि, जितने भी विधायक थे, सांसद थे, सब लोगों का ये मत था कि आज हम इसको एकदम नहीं खोल सकते। और इसलिए जनप्रतिनिधि निष्क्रिय ऐसा नहीं, किंतु जो लॉकडाउन है तो उसमें मूवमेंट की सीमा है, मर्यादा है, उस मर्यादा और सीमा को ध्यान में रखते हुए बराबर सक्रिय वो हैं। और मेरी तो लगभग हर विधायक से, चाहे वो कांग्रेस का हो, अपना हो, बाकी भी लोगों से ये बराबर बातचीत होती है और अपने स्तर के ऊपर और जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। और आज अगर सारी वितरण व्यवस्था में भी कोई दिक्कत नहीं आई, या मैंने कल डीआईजी महोदय से भी कहा कि आप कंट्रोल के इसमें विचार करिए और हम सब लोग सहयोग करेंगे और बराबर आपको 8-8, 10-10 हर वार्ड में लोग मिलेंगे। सब्जी अभी नगर निगम बांट रही है, राशन अभी नगर निगम बांट रहा है। अब वो किराने की दुकान वाले हैं, सब्जी के ठेले वाले, कम से कम इंदौर में 5,000 से ज़्यादा सब्जी के ठेले वाले थे जो रोज कमाते खाते थे। अब इनकी चिंता भी तो करना पड़ेगी ना। नहीं, एकदम तो सब्जी के ठेले वालों को तो वो नहीं दिया जा सकता, मगर जहाँ तक किराने का सवाल है, किरानों में व्यवस्था की है कि, और उसमें हम इस बात के लिए भी आग्रह कर रहे हैं कि जैसा मैंने कहा कि जो ग्रीन बेल्ट है उसके किराने की दुकानें प्रारंभ की जाए, ताकि जो नगर निगम उसमें बीच में एजेंसी है उसको समाप्त किया जा सके और डायरेक्ट परचेजर वहाँ से माल परचेज कर सके। और इसलिए आज किराना उपलब्ध हो रहा है। अब यही है कि उनको ऑर्डर सुबह लिखाना पड़ता है, कुछ दुकानें निर्धारित की हैं, किंतु मैं समझता हूं कि आने वाले सप्ताह में हम जितने ये ग्रीन बेल्ट की वो हैं, इसमें प्रशासन से आग्रह रहेगा कि वहाँ की हम गतिविधियाँ प्रारंभ करें, ताकि नगर निगम को जो उसमें काम करना पड़ रहा है बाकी कामों के साथ में, उससे उनको भी निजात मिलेगी और लोगों को सुविधा भी होगी। मोगे जी, आप खरगोन के भी सांसद रहे हैं और खरगोन निमाड़ से आपका बहुत गहरा ताल्लुकात है, मालवा निमाड़ से, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक संगठन का काम मालवा निमाड़ में ही किया जब आप इंदौर संभाग के प्रभारी थे और मध्य भारत के प्रभारी थे। गांव-गांव के कार्यकर्ताओं से आपका संपर्क है, परिचय है, बहुत छोटे नेताओं से लेकर आपने बड़े नेता तक बनाए हैं। खरगोन में भी रेड जोन इलाका बन गया, अभी ठीक है वो ऑरेंज में आ गया है। खरगोन में भी रोज नए मरीज निकल रहे हैं, खरगोन में सुविधाओं का भी अभाव है। तो वहाँ निमाड़ की स्थिति को लेकर आपने क्या प्लानिंग करी है और निमाड़ को लेकर आप क्या सजेशन दे रहे हैं? नहीं, निमाड़ के बारे में खंडवा, खरगोन, बड़वानी तीनों जगह मैं संपर्क में हूँ। जहाँ तक खरगोन का सवाल है, खरगोन में अभी 80 पेशेंट्स डिटेक्ट हुए, मगर उसमें एक बात ये ठीक है कि ये 80 जो पेशेंट्स डिटेक्ट हुए, इसमें मैक्सिमम खरगोन के ही है।
बाकी पूरा के पूरा वो बेल्ट उससे सुरक्षित है। आज बड़वा में एक आध पेशेंट है, महेश्वर, मंडलेश्वर, भीकनगांव, कुछ दिनों बड़वानी में, सेंधवा में मिले थे, कुछ बड़वानी के सेंधवा जिले में। उसमें सेंधवा में एक ही परिवार के ये 7 लोग निकले थे जी। और जो क्वारंटाइन किया गया था। और खरगोन में जो बड़गांव में 7 लोग निकले थे वो 7 के 7 नेगेटिव निकले और इसलिए वहीं तक वो सीमित थे। और इसलिए मैं वहाँ कलेक्टर महोदय से बात की थी कि आप खरगोन की मंडियाँ, बाकी जगह की ये गतिविधियाँ ये प्रारंभ करें और ऑरेंज बेल्ट में होने के कारण अन्य चीज़ें ये प्रारंभ करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत उनको कहीं कलेक्टर को हिच होगी कि ये फैल गया तो क्या होगा। तो मैंने कहा देखिए अब इसमें थोड़ा सा अपने को हिम्मत भी दिखाना पड़ेगी और इसलिए ऑरेंज बेल्ट में है तो इस खरगोन के जितने एरिया के अंदर इसको आप सीज करिए कठोरता के साथ। वहाँ से व्यक्ति बाहर न जाए, वहाँ का व्यक्ति बाहर न जाए और वहाँ बाहर का व्यक्ति भी न जाए। और बाकी जगह के ऊपर आप धीरे धीरे क्रमवार ये प्रारंभ करिए। जहाँ तक बड़वानी का सवाल है तो बड़वानी में, सेंधवा में वो भी एक ही परिवार के लोग ये हुए थे, सुरक्षित थे। धार जरूर उसमें अभी दिक्कत का काम है और वहाँ परसों भी पेशेंट से बढ़े हैं, किंतु मैंने जैसा कहा कि यहाँ सामान्य गतिविधियाँ प्रारंभ हों। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि डीजे आना ने इसमें बहुत, न्यूज़ चैनल ने बहुत रुचि दी है, कि हम थोड़ा सा लोगों को भी इस बारे में अवेयरनेस हर तरह से करें। 1 मीटर की दूरी से करना, मास्क का प्रयोग करना, घर के अंदर कोई चीज़ लाते तो उसको किस ढंग से लाना, क्योंकि कुछ समय तक जिस ढंग की महामारी है तो हमको कोरोना के साथ में जीना भी सीखना पड़ेगा। और इसलिए हमको अपने लाइफ पैटर्न को बदलना पड़ेगा और इस लाइफ पैटर्न को बदलेंगे तो ये बहुत जल्दी कंट्रोल होगा। परिणाम बहुत आशाजनक हैं। जैसा मैंने कहा कि इंदौर में 13% जो होते थे वो 4.5% के ऊपर आए। अस्पतालों की व्यवस्था के अंदर भी जो सुधार हुआ है और लोग भी खुद आगे होकर उसमें अगर तकलीफ है तो फ़ोन करके बताने लगे हैं। तो ये अवेयरनेस भी लोगों में आई है और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बढ़िया योगदान प्रशासन, पब्लिक लीडर, इसके साथ में मीडिया का भी है कि हम लोगों को कोरोना से डरने का नहीं, किंतु उसमें रहने की पद्धति के बारे में और रहने के बारे में थोड़ा अवेयरनेस लाने की चिंता करें। मोगे साहब, लॉकडाउन 1 हुआ, लोगों का अच्छा समर्थन था। लॉकडाउन 2 में भी लोगों का अच्छा समर्थन था। लॉकडाउन 3 में भी लोगों का अच्छा समर्थन था। मोदी जी को जैसा समर्थन जनता का मिला, मैं समझता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद शायद मोदी जी ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री होंगे जिनको जनता का इतना ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त है। लेकिन अब भारत का कहीं धैर्य टूट रहा है और ये भारत का जो धैर्य टूट रहा है ना, ये सड़कों पर दिखाई दे रहा है, बाईपास पर दिखाई दे रहा है, राजमार्गों पर दिखाई दे रहा है। हुजूम के हुजूम लोग गाड़ियों पर टंकर, छोटे छोटे बच्चों के आप दृश्य देखिए, फोटो देखिए तो अखबारों में छप रहे हैं, आपकी आंखों से आज आंसू आ जाएंगे। आज एक मैंने फोटो देखा कि एक 1.5 साल के बच्चे को उसके बाप ने ऐसा उठा के और ऊपर वो डालने की कोशिश कर रहा है, जैसे लग रहा है कि मुझे उसका कंधा उखड़ के घर उसके बाप के हाथ में ना जाए। मजबूरी है ये थोड़ा सा अगर प्लानिंग से अगर हम करते तो ये बाईपास पे जो हुजूम दिखाई दे रहा है ये नहीं आ पाता। कहीं कहाँ चूक हुई है हमसे? नहीं, चूक नहीं हुई। देखिए, उनका जो मजदूर की बात कर रहे हैं और घर जाने वाली बात कर रहे हैं, इसमें डर का भी हिस्सा है। और 1.5 महीने से जब काम नहीं है, आदमी फालतू बैठा है, तो उसको लगता है कि मैं अपने घर ही पहुंच जाऊं और नेचुरल घर का लगाव रहता ही है। और इसलिए ये घर जाने की भी जो उत्सुकता जगी है। 1200-1500 किलोमीटर आदमी पैदल चल रहा है, पाँव फट गए हैं, छाले हो रहे हैं, खूना खार हो रहा है। नहीं, आज ही उस बारे में मेरी अभी बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैंने कहा कि सेंधवा बैरियर तक लोग आते हैं और इसलिए वहाँ पे महाराष्ट्र सरकार छोड़ रही है, तो वहाँ से ये लाने की व्यवस्था हमने करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि इंदौर इतना सक्षम है कि हम कई लोगों से बातचीत करके गाड़ियों वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं और उनको गंतव्य तक पहुँचा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आज इसका वो करता हूँ, क्योंकि हमने ज़िलों को वहाँ से लेके और अपने स्थान तक पहुँचाने की बात कही है। जैसे जितने
गुजरात से लोग आ रहे हैं, वो अलीराजपुर तक गुजरात सरकार छोड़ती है और अलीराजपुर से उनको घर तक छोड़ने की व्यवस्था ये मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। आज मैंने जो सेंधवा की जिस बात की आप बात कर रहे हैं, तो सेंधवा की तरफ से महाराष्ट्र से आने वालों और उसमें विशेष रूप से मुंबई और पूना से आने वालों की जो संख्या है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है मुख्यमंत्री जी का। और मैं समझता हूँ कि एक आध दिन में उसकी रिपोर्ट लेके जरूर हम उसकी व्यवस्था करेंगे ताकि ये जो दृश्य दिखाई देते हैं ये दृश्य दिखाई न दें। वैसे तो मैंने आपसे कोरोना पर ही बातचीत करनी थी, लेकिन चूंकि आप इतने वरिष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं ये कहूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष हैं मध्य प्रदेश के, तो भी गलत नहीं होगा। मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि शिवराज सिंह जी, कैलाश जी को पहली बार टिकट ही आपने दिया था और सुमित्रा जी को भी टिकट देने में आपका योगदान था, जो पहला टिकट था। नरेंद्र मोदी जी ने आपके साथ काम किया है मध्य प्रदेश में। अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नए शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों की घोषणाएं हुई हैं, बहुत ही युवा के नाम पे बहुत ही मैं कहूँ कि अनुभवहीन, नौसखिया तो नहीं कहूँगा, लेकिन अनुभवहीन नेताओं को ये पद दिया गया है। इतनी पुरानी पार्टी और आप जैसे तमाम वरिष्ठ लोग उस पार्टी में काम करते हैं, जो कई 10-10, 15-15 साल मंत्री रह चुके हैं, 5-5 बार विधायक रह चुके हैं, उन सबको ये कल के नए लड़के कैसे संभाल पाएंगे, कैसे उनसे काम करा पाएंगे, कैसे उनको दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दे पाएंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं करता और इसलिए नया व्यक्ति भी कोई बनाया गया है तो कुल मिला के सारी टीम उसके साथ में खड़ी होगी। और कहीं पार्टी का ये सोच है कि पार्टी के अंदर नई लीडरशिप, यंग लीडरशिप ये आगे बढ़ना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो ये प्रयोग मानता हूँ मैं, ये प्रयोग है और प्रयोग सफल हुआ तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे इसके परिणाम आएंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि सारी टीम जो नए लोगों को बनाया गया है उनको साथ में लेके चलेगी, आगे बढ़ेगी और नई लीडरशिप इसमें से ही खड़ी होगी। हम अन्य पार्टियों का भी देखें यदि तो अन्य पार्टियों में भी हमको दिखाई देता है कि अगर ये नई पीढ़ी को लाने का, उसको बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया, कई पार्टियाँ इसलिए ख़त्म हो गई कि उनके अंदर नई लीडरशिप नहीं पनपी। इसलिए ये एक प्रयोग है, डैशिंग वाला प्रयोग है और मैं समझता हूँ कि अगर इसके परिणाम नहीं होंगे तो ये तो घर का विचार है पार्टी का, हम दूसरी दिशा में भी सोचेंगे, उसमें किसी ने रोका नहीं। बहुत धन्यवाद कृष्ण मुरारी मोघे साहब आपका, बहुत सारी बातें करने के लिए। और बहुत सही बात कही है कृष्ण मुरारी मोघे साहब ने कि ग्रेजुअली हमको लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एकदम लॉकडाउन खोलेंगे तो वैसे ही भीड़ उमड़ेगी जैसे कि शराब की दुकान खुलते ही उमड़ी और हरियाणा में और दिल्ली में लाठियां चलानी पड़ी। तो धीरे धीरे खोलना पड़ेगा ताकि जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस तरह के मोघे साहब बता रहे थे कि स्वस्थ होने वालों की तादाद बढ़ी है, बीमार होने वालों की तादाद में कमी आई है, अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की में कमी आई है, क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचने वाले लोगों की कमी आई है। तो ये कमी जो हमने मेहनत की है 40 दिनों में, वो मेहनत बर्बाद ना हो जाए, उस पर पानी ना फिर जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि शने शने लॉकडाउन को खोला जाए। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि जो ग्रीन जोन है शहर का, इंदौर का या इंदौर ज़िले के आसपास का, वो वक्त आ गया है कि हम धीरे धीरे वहाँ पर सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था की इंदौर रीढ़ माना जाता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर, और इंदौर में अगर आर्थिक गतिविधियाँ शुरू होंगी तो मध्य प्रदेश की आर्थिक सेहत भी अच्छी होगी। मोघे साहब का अनुभव इस बारे में जो कहता है वो सब हमने अपने दर्शकों को सुनाया और हम मोघे साहब के आभारी हैं कि उन्होंने लगातार डिजियाना न्यूज़ द्वारा इस समय में जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी मोघे साहब ने प्रशंसा की है। हम उनके लिए उसके धन्यवाद देते हैं। और आपसे मैं आखिरी में एक बात हमेशा जो कहता हूँ वो आज भी कहना चाहता हूँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।